तो पेनिसिलिन के बारे में जो फार्माकोडायनामिक्स थी वो हमने पढ़ ली है। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पेनिसिलिन। अगर हम देखें फार्माकोकाइनेटिक्स, आपको याद हो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ये बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स होती हैं। सबसे पहले बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ज्यादातर जब आप ड्रग लेते हैं तो या तो आपके पास ड्रग इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर यानी इंजेक्टेबल होती है या पर ओरल होती है यानी टैबलेट कैप्सूल की फॉर्म में। डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज है आया आपकी ड्रग स्टेबल है गैस्ट्रिक एसिड में या स्टेबल नहीं है। तो पहले तो ये देखें कि आपकी ड्रग क्या गैस्ट्रिक एसिड में स्टेबल है या नहीं। और दूसरी चीज डिपेंड करती है सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। अगर तो किसी को माइल्ड इन्फेक्शन है तो पर ओरल टैबलेट दीजिए, अगर तो सीवियर इन्फेक्शन है तो आप इंजेक्टेबल की तरफ मूव करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप आईवी और आईएम भी दे सकते हैं। अब ओरल, आईवी, आईएम या सिर्फ ओरल मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले आप चेक करें एम्पिसिलिन एंड सल्बेक्टम की कॉम्बिनेशन, दैट इज इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। फिर पाइपेरासिलिन और टाजोबेक्टम की कॉम्बिनेशन है, या एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन जैसे नेफ्सिलिन एंड ऑक्सासिलिन। ये सारी मेडिसिन सिर्फ इंजेक्टेबल आती हैं। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे ये आपके पास मेडिसिन है टेंजो के ब्रांड में, तो टेंजो के इंजेक्शंस आते हैं सिर्फ। तो ये वो मेडिसिन है जो सिर्फ इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेबल है, पर ओरल नहीं आती। नेक्स्ट अगर आप देखें जो ओरल भी अवेलेबल है और इंजेक्टेबल भी अवेलेबल है, उसमें पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एमॉक्सिसिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। अब ये चार मेडिसिन जो हैं, ये चार अवेलेबल हैं ओरल में भी और इंजेक्टेबल में भी। और फिर जो सिर्फ ओरल मेडिसिन आती हैं उसमें आपके पास है एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवुलोनिक एसिड। सिंपल आपने ऑगमेंटिन मेडिसिन देखी होगी, ऑगमेंटिन। तो ऑगमेंटिन बेसिकली क्या है, उसके नीचे लिखा होता है को एमॉक्सिक्लेव, यानी क्लेवुलोनिक एसिड और एमॉक्सिसिलिन। तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और वो पर ओरल यानी सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है, आपकी ड्रग मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज डिपो फॉर्मेशन। देखिए डिपो फॉर्मेशन क्या होता है कि जब कभी आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, तो फर्ज कीजिए कि आपके पास एक मसल है और आपने वहां पे कोई ड्रग इंजेक्ट की है, तो वो ड्रग यहाँ पे इस तरह स्टोर हो जाती है और यहाँ से वो फिर आराम आराम से रिलीज होती है इनटू द ब्लड वेसल। और इस तरह से जब वो ब्लड वेसल में आराम आराम से रिलीज होती है तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तक इफेक्ट परफॉर्म होता है। तो यानी कि मसल में वो स्टोर हो गई है और वहां से आराम आराम से ड्रग रिलीज हो रही है। इसको हम कहते हैं डिपो फॉर्मेशन। एब्जॉर्प्शन की बात करें, जब आप पर ओरल कोई ड्रग लेते हो ना, तो सबसे पहले तो एब्जॉर्ब जो मैं कहता हूँ वो इसोफेगस है। इसोफेगस की एब्जॉर्प्शन इट इज इंक्रीज्ड देन कोलोन, यानी इसोफेगस में ज्यादा है सबसे, उसके बाद कॉलन में ज्यादा है, फिर उसके बाद स्टमक में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है और फिर आखिर में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जीआईटी के मुख्तलिफ पार्ट्स में डिफरेंट तरह से एब्जॉर्प्शन आती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहली बात। दूसरी बात अगर आप देखें, जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वो वैसे होता है स्टमक के अंदर, लेकिन अगर एसिडिक इन्वायरमेंट इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाए तो दैट विल बी अनफेवरेबल। तो फिर यहाँ से पेनिसिलिन ज्यादा अच्छी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो नॉर्मल जीआईटी जो है उसमें ज्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन आती है। दूसरी बात इसके साथ साथ, तीसरी बात अगर आप देखें जैसे डाइक्लोक्सासिलिन है, तो अगर आप फूड के साथ डाइक्लोक्सासिलिन ले रहे हो ना, उसके प्रॉब्लम ये है कि फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। फूड डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइक्लोक्सासिलिन। तो जब भी किसी को डाइक्लोक्सासिलिन प्रेस्क्राइब हो या आप किसी को एडमिनिस्टर करें, बेहतर ये होता है कि फूड का और ड्रग का आपस में थोड़ा टाइम गैप रखें। फिर एमॉक्सिसिलिन है, एसिड स्टेबल है, तो वो बड़ी आसानी से जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाती है। दैट्स वाई आप उसकी ओरल डोजेज फॉर्म बआसानी ले सकते हैं, टैबलेट की फॉर्म में एमॉक्सिसिलिन ली जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जब बॉडी में ड्रग आ गई है, ब्लड में पहुंच गई यानी एब्जॉर्ब हो गई, अब वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। थ्रू आउट द बॉडी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, इवन प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है।
यानी यूट्रस में जो आपके पास प्लेसेंटा बनता है, फीटस में प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, बट देयर इज नो टेराटोजेनिसिटी। दैट मीन्स कोई बर्थ में एबनॉर्मेलिटी या फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी या डिफेक्ट नहीं लेके आती। ड्रग सेफ है, कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करें बोन्स की या सीएसएफ यानी ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहां पे इसकी पेनिट्रेशन कम है, यानी बोन्स के अंदर या ब्रेन के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करती। तो इन एनी केस बोन इन्फेक्शन हो या सीएनएस का इन्फेक्शन हो, वहां पे पेनिसिलिन ज्यादा यूजफुल नहीं होती क्योंकि वहां तक ड्रग नहीं पहुंच पाती। एंड सिमिलर केस विद प्रोस्टेट लेवल्स, कि प्रोस्टेट में भी ड्रग का इनसफिशिएंट लेवल है, तो वहां पे भी ड्रग ज्यादा यूजफुल नहीं है। देन वी हैव मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहली बात तो मेटाबॉलिज्म की ये है कि पेनिसिलिन जो होती है वो एलिमिनेट होती है अनचेंज्ड। दैट मीन्स ज्यादातर मेटाबोलाइज होती भी नहीं है, डायरेक्टली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मेटाबोलाइज होती हैं, जैसे ऑक्सासिलिन, नेफ्सिलिन, ये लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं। तो कुछ यानी कि डायरेक्ट किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो रही हैं और कुछ लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं। अब यहाँ पे एक जरूरी बात समझें, वो मेडिसिन जो किडनी के थ्रू डायरेक्टली एक्सक्रीट होती हैं, अगर किसी पेशेंट में रीनल इनसफिशियंसी है यानी किडनी उसका प्रॉपर काम नहीं करता, तो ड्रग में थोड़ी डोज कम करनी पड़ती है। इसको कहते हैं डोज एडजस्टमेंट। तो ऐसे पेनिसिलिन की थोड़ी बहुत डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू वो एक्सक्रीट हो रही है और वो पार्ट है किडनी का। तो किडनी अगर सही से काम नहीं कर रहा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई आपको थोड़ी बहुत डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, थोड़ी डोज डिक्रीज करनी पड़ती है। लेकिन नेफ्सिलिन और ऑक्सासिलिन क्योंकि लिवर से मेटाबोलाइज हो रही है, किडनी से नहीं हो रही, दैट्स व्हाई फिर नेफ्सिलिन और ऑक्सासिलिन इसमें डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, चाहे एक बंदा रीनल इंपेयरमेंट का पेशेंट है या नहीं है। नेफ्सिलिन एंड ऑक्सासिलिन से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देन लास्टली पेनिसिलिन के बारे में बात करें तो एडवर्स इफेक्ट्स थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों को जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी होती है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है हाइपर सेंसिटिविटी की। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि वो पेनिसिलिन की वो मेडिसिन लेते हैं तो पूरी बॉडी में एलर्जी आ जाती है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, जो है बहुत सारी हिस्टामिन रिलीज हो जाती है और पूरी बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है, वेजोडाइलेटेशन हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिन लोगों को जिनको एलर्जी हो या हाइपर सेंसिटिविटी हो। इसके अलावा क्योंकि वो एंटीबायोटिक है तो डायरिया भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का जो नेचुरल फ्लोरा या नॉर्मल फ्लोरा है जीआईटी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत डायरिया प्रॉब्लम आ सकती है। नेफ्राइटिस, जैसे कि मेथिसिलिन आपने पढ़ी, अब मेथिसिलिन नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी में टॉक्सिसिटी फैलाता है, तो नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी या हिमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज आ सकती हैं, लेकिन अगर हाई डोज पे आप ड्रग यूज कर रहे हैं तो फिर इस तरह की टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट ओवरऑल पेनिसिलिन दे आर वेरी सेफ ड्रग्स, और वैसे आम रूटीन में लोग पेनिसिलिन यूज कर रहे होते हैं, किसी को इससे कोई ज्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आती। सो दैट वाज द अकाउंट ऑफ पेनिसिलिन। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेफेलोस्पोरिन्स, कि ये किस तरह की ड्रग्स हैं और इनको हम पेनिसिलिन से कंपेयर करके डिस्कस करेंगे।